कि इस पे एक आदेश सरकार द्वारा लाया गया था। सरकार द्वारा नहीं, मैं कहता हूँ विभाग द्वारा लाया गया था। जो इसकी महानिदेशक है इस समय, उन्होंने एक आदेश 15 जुलाई से लागू करने के लिए कहा था, जो ऑनलाइन हाजिरी का था, ऑनलाइन अटेंडेंस का था। उसको किन्हीं वजहों की वजह से, कारण क्या रहे मैं नहीं जानता हूँ कि विभाग की तरफ से क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने इसको 8 तारीख से ही लागू कर दिया। खैर, जल्दबाजी से लागू करने की वजह से इस पे व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है। 3 दिन से पहले दिन शायद 9 लोगों ने अटेंडेंस दिया था, जिसमें 2-3 रिपीट थी, 6 लोगों का आंकड़ा आया था। और कल तो मुझे लगता है 0 अटेंडेंस थी। आज भी शायद उसी प्रकार का ही अटेंडेंस का रेशियो है। जो 2% की बात कही जा रही है, तो नीरज जी 2% भी मुझे लगता है उसमें सत्यता इसलिए नहीं है क्योंकि दोपहर तक जो स्कूलों का समय है, 2 बजे शायद संभवतः दोपहर में बंद होने का समय है, उस समय तक जो डेटा आया था जिलों की तरफ से, उसमें सिर्फ 9 लोगों की तरफ से अटेंडेंस था। शाम को वो डेटा कैसे बढ़ गया, वो कैसे 17-18 हजार 15 हजार बन गया, ये मेरी समझ से परे है, पहली बात। और अगर अब देखिए, जो ये ऑनलाइन है, इस ऑनलाइन की जो डिस्क्रिपेंसी है, उसमें जो कमी है, उस पर मैं उसको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि अगर आपके इस ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था में स्कूल बंद होने के समय तक डेटा 6-8-9 लोगों का था और शाम को वो डेटा 15-16 हजार हो जाता है, इसका मतलब है कि ऐप में कहीं गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ी है। तो अगर ये गड़बड़ी इस ऐसे दिन पे भी दिख रही है जब अटेंडेंस नहीं दिया गया, तो मैं ये सरकार से भी पूछना चाहूंगा, मैं विभाग से भी पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या गारंटी है कि जब शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देगा तो वो अटेंडेंस उसकी रिकॉर्ड हो जाए। क्या संभावना नहीं है कि वो ऑनलाइन अटेंडेंस दे और उस समय पे उसकी अटेंडेंस दर्ज ना हो पाए? तो अगर नहीं दर्ज होगी और वो समय पे पहुंचेगा, तब भी समय से ना पहुंचने वाला मकार माना जाएगा। शिक्षक को शिक्षक ही समझना चाहिए। अध्यापक को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे, देखिए उसको कुछ नहीं मिलता है। अध्यापक के पास कोई घूसखोरी का सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई अतिरिक्त आय का जरिया नहीं है। उसके पास जो तनख्वाह उसको मिलती है, जिस दिन वो 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख जब भी उनकी तनख्वाह आती है, उसके बाद वो जब बस में बैठ करके स्कूल जाता है अपने, या वैन से जाता है, या अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवा के जाता है, तो वो पैसा उसकी तनख्वाह से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो जो भी उसकी सीमित आय है, वो भले देखने में ज्यादा लगती हो, लेकिन वो इतनी नहीं होती है कि वो एक सम्मानजनक जीवन किसी मेट्रो शहर में, किसी महानगर में रहकर जी पाए। ऑनलाइन हाजिरी कितनी सही है, कितनी गलत? ऑनलाइन हाजिरी, मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन हाजिरी जो सुबह 7:30 बजे अध्यापक स्कूल में जा रहा, उसकी लेने से पहले उन अधिकारियों की लेनी चाहिए जो मुख्यालय पे काम कर रहे हैं। जो मुख्यालय पे काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी एसी गाड़ियों में बैठ करके ऑफिस जाते हैं, 10 किलोमीटर के पेरिफेरी में उनके घर होते हैं। अगर वो समय से नहीं पहुंचते हैं, तो मैं अध्यापक से ये अपेक्षा करूं कि वो 7:30 या 8 बजे पहुंच जाएगा, तो ये दृष्टिकोण गलत है। ये सरकार का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसका दृष्टिकोण कतई नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी का दृष्टिकोण हो सकता है, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उस पर रोकथाम लगाना है काम भी सरकार का है। मंथन के लिए बुलाया गया अधिकारियों को है, और इसमें जो कमियां पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये रोल बैक होना चाहिए, और संभवतः रोल बैक होगा इसका। जो चीजें व्यवहारिक नहीं है उनको नहीं लागू होना चाहिए। ये भी अव्यवहारिक है कि डीएम का बच्चा भी प्राइमरी में पढ़े जाकर, ये भी अव्यवहारिक है। देखिए, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी स्कूलों का सुविधाओं से संपन्न होना व्यवहारिकता है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से व्यवहारिकता है, नीरज जी जो प्राइवेट स्कूल है वो सरकार की अकेले थोड़ी है, वो सरकार के नेताओं के अकेले नहीं है, वो कांग्रेस के नेताओं के भी है, वो भाजपा के नेताओं के भी है। मैं कहाँ उससे इनकार कर रहा हूँ। जो डीपीएस इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो कांग्रेस का सलमान खुर्शीद जी का है। यहाँ पर मैं सुन लीजिए, देखिए मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूँ कि शिक्षा जो है व्यवसाय नहीं है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। मैं इसका विरोधी रहा हूँ, शिक्षा का व्यवसायीकरण का मैं विरोधी रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ इस बात के लिए। मैं स्वयं सेवक है, स्पष्ट हो गया कि स्वयं सेवक जो है, और सच बोलने में मुझे डर नहीं है किसी का। राज जी, सत्य बोलने में मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना सरकार से ना शासन से। मैं बहुत द्रवित हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है इस चीज का कि जो हमारे देश में जो विश्व गुरु बनाने का काम करना चाहते हैं, जो गुरु हैं, जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, देश का भविष्य संवारते हैं, उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये मेरे लिए कष्ट का विषय। मैं भी शिक्षक परिवार से आता हूँ, और मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। मैं नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में बैठ के, एनसीआर में स्टूडियो में बैठ के बात नहीं करता। मैं जीडी गोयनका, मैं कभी कल डिबेट में देखा था, जीडी गोयनका के प्रिंसिपल को डिबेट में बैठाया गया था। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं जब उन्हें वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं गाँव की स्थिति क्या है, उनको डिबेट में रखेंगे तो कैसे होगा? लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, एक अच्छे कार्यकर्ता का ये काम है कि वो चाहे सरकार हो, चाहे उसका नेता हो, उसको आईना दिखाए। जैसे अभी
रंजन भाई ने कहा वो गोयनका स्कूल का प्रिंसिपल, इनकी बात सही थी। वो क्या जाने, उसे दर्द क्या पता है। वो तो टाई सूट, और मुझे लगता है टाई पहन के ही आए होंगे, सूट बूट पहन लिया होगा बस उनका, और क्या। और तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर ले, तो उनको क्या पता होगा। जैसे आज एक और बात बताऊंगा, मैं बहुत खुश हूं। मैं आज कसम से, मैं तो एक घी का दिया पांडे जी के नाम का जलाऊंगा कि कम से कम इस भ्रष्टाचारी पार्टी में, इस बेटी जलाओ पार्टी में इन जैसा देवता है। मैं कहता हूं एजुकेशन मंत्री को इनके पैर धो के पी लेने चाहिए कि ऐसा भी मेरा प्रवक्ता है। और मैं अभी देख भी रहा था आपके में लाइव कमेंट्स डाला किसी ने कि पांडे जी ने बता दिया कि ये जनता के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बस मैं आपसे नीरज भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हो वो पांडे जी के लिए खुश रहें, इनकी तरक्की चाहें। और पांडे जी, मैं चाहता हूं कि आप देश के सुधारक हो सकते हो, आप राम मनोहर लोहिया हो सकते हो, लेकिन करना क्या है, आपके जो बिगड़े लोग हैं, जो बिगड़े प्रवक्ता उत्पात मचाते हैं, ठीक अभी 8 से 9 एक प्रवक्ता थे, नाम नहीं, अरे बाय गॉड, टीचरों के लिए नफरत उगल रहे थे, उनको बदलने की जिम्मेदारी आप जैसे पे जाती है। मैं आपको सलाम करता हूं। नीरज भाई, एक वाक्य और कहना चाहता हूं मैं, आप अनुमति दे तो। आप बोल लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद हम रंजन भाई के यहाँ से। जी, मेरा बस ये कहना है कि ठीक है, आप वेतन देते हैं, पेपर पे आप कर्मचारी लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का हमारा देश रहा है। जब तक आप शिक्षक को कर्मचारी मानेंगे तब तक आपको समाधान शिक्षा की व्यवस्था का नहीं निकलेगा। शिक्षक हमेशा कर्मचारी से ऊपर है, उसको ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं करनी चाहिए। और शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, राज्य कर्मचारी का दर्जा दो तुरंत। कि मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। जिस तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म्स होते हैं, जिस पुलिस रिफॉर्म्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल रिफॉर्म भी होना चाहिए। और हमारी पार्टी भी ये मानती है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ भी देश को ले जाना चाहिए। हम उस क्राइटेरिया के ऊपर भी जाना चाहते हैं कि जहां पे नेताओं का भी स्क्रूटनी हो, नेताओं का भी इंटरव्यू हो, उनका भी टेस्ट लिया जाए।